पोर्ट ब्लेयर में घूमने के लिए यहाँ पर मैंने स्कूटी हायर कर ली है। वैसे यहाँ पर घूमने के दो ऑप्शन हैं, आप चाहे तो स्कूटी रेंट कर लो, चाहे तो आप यहाँ पे कार से घूम लो। दोनों के लिए मैं नंबर दे दूँगा कहाँ से आपको लेना है। फ़िलहाल जब यहाँ पे धूप ना हो, ऐसे बादल वाले मौसम हो ना, तब आपको ये स्कूटी का सहारा लेना चाहिए, और जब धूप ज़्यादा हो तो आपको कार कर लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी तो होती ही है यहाँ पे 12 महीने, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी कितने की मिली है आगे जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर में स्कूटी आपको 500 से 600 रुपए में पर डे बेसिस पर मिल जाती है। पोर्ट ब्लेयर में ज्यादातर फ्लाइट्स मॉर्निंग में या दोपहर 12 से 1 बजे तक पहुंचा देती है। तो इसके बाद आप होटल से रेडी होकर यहाँ की सबसे पॉपुलर प्लेस सेलुलर जेल जा सकते हैं, जिसे काला पानी की जेल कहते हैं, और जिसकी एंट्री टिकट शाम 4 बजे तक ही मिलती है। सेलुलर जेल का निर्माण 1893 में स्टार्ट हुआ था और 1906 में पूरा हुआ था। उस वक्त इसे बनाने की लागत लगभग 7,84,000 रुपए आई थी। जेल में कुल 693 कोठरियां बनाई गई थी और हर दिन भयानक गर्मी में बंदियों को 30 पौंड नारियल का तेल निकालना होता था, जो शारीरिक क्षमता के परे था, और जो काम पूरा नहीं कर पाते थे उन्हें लोहे के फ्रेम में बांधकर कोड़े मारे जाते थे। इसे समुद्र के किनारे बनाया गया था ताकि कोई भी कैदी यहाँ से भाग न सके, लेकिन यहाँ पर होने वाले अत्याचार से तंग आकर 228 बंदी यहाँ से भाग निकले, जिनमें से 88 पकड़े गए और इनमें से 86 को एक ही दिन में फांसी पर लटका दिया गया था। सेलुलर जेल के एक सेक्शन में आके सच में मैं इमोशनल हो गया। और यहाँ पर ये है फांसी घर, यहाँ पर वो फंदे लटके हुए हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और जब मैंने ये शब्द पढ़े ना यहाँ पर, प्लीज़ माइंड योर हेड, मतलब यहाँ पे फांसी दी जाती है, और इनकी वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से इन शब्दों के काबिल हम बन पाए हैं कि आपको एक खरोंच तक ना आ पाए, और आप कितने सुरक्षित यहाँ पे मतलब हो। कितनी बड़ी बात है कि आप आराम से यहाँ पे घूम पा रहे हो। ये पूरा सेक्शन है, यहाँ पे फांसी दी जाती थी, और यहाँ पर ये नीचे जहाँ पर फांसी देने के बाद जो बॉडी थी वो हैंग कर जाती थी, वो पूरा देखने को आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा इंडिया सेफ़ नहीं है रहने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। भाई उस टाइम जिन्होंने यहाँ पे यातनाएं झेली है ना, जो उस टाइम हुआ, जो उस समय सिचुएशन थी ना, हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, पर यहाँ पर आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। एहसास होगा आपको कि भाई कैसे कैसे हमने स्वतंत्रता पाई है। जेल में ही वीर सावरकर जी की कोठी आज भी देखी जा सकती है। शाम को यहाँ 5:50 से लगभग 8 बजे के बीच साउंड एंड लाइट के 6 शोज होते हैं, जिसकी एंट्री टिकट आप ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं, और टिकट प्राइस 300 रुपए होता है। अगर आप साउंड एंड लाइट शो नहीं देखना चाहते तो आप मरीना पार्क पर इवनिंग में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहां गार्डन के साथ चिल्ड्रन पार्क और ओशियन का घंटों बैठ के देखने वाला नज़ारा होता है। पोर्ट ब्लेयर के होटल के रूम में मैं आ गया हूँ, और इतना खूबसूरत ये रूम है ना कि आपको यहाँ आने का मन ज़रूर करेगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह का है। ये अगर पूरा देखोगे आप, बेडरूम है, पर व्यूज़ आप देख लोगे ना भाई, असली चीज़ तो वो है। इधर आप देखो, मैं बाहर ले चलता हूँ, और बाहर का ये वाला व्यू है, पूरा सामने आपके है अंडमान सी। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत सी है। और यहाँ पर ये जो मैंने बुकिंग वगैरह करवाई हुई है, ये महाराजा ट्रैवल्स के थ्रू पूरी बुकिंग कराई हुई है इस बार अंडमान का। अगर आप भी पैकेज लेने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सही सर्विस मिल जाएगी, और इतने अच्छी प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करेंगे ना कि मन खुश हो जाएगा भाई। अंडमान में आपकी बड़ी ही सुखमय वाली ये पूरी ट्रिप हो जाएगी। वैसे आप हनीमून पर आए हैं या पार्टनर को सरप्राइज करना चाहते हैं, तो रूम डेकोरेशन और रोमांटिक डिनर के अरेंजमेंट के लिए भी अपने ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडमान में घूमने के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च तक का होता है, क्योंकि इसके बाद बारिश और गर्मी दोनों ही ज्यादा होती है। हालांकि बेस्ट टाइम में भी गर्मी तो होती है, तो अम्ब्रेला, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉल साथ में जरूर रखें।
अंडमान की आइटनरी ना बड़ी सिंपल सी है। एक दिन बिताओ पोर्ट ब्लेयर में, फिर आ जाओ 2 दिन बिताओ हैवलॉक में, और हैवलॉक से अब मैं जा रहा हूँ नील आइलैंड के लिए। यहाँ से ही डायरेक्ट मिल जाती है आपको ये फेरी, और मैक्रूज़ के थ्रू जा रहा हूँ। पिछली बार ग्रीन ओशियन था आई थिंक, उससे आया था, अब ये वाले में जा रहा हूँ। इसमें वो नाच गाना वाला नहीं होता है, बट ये जो बुकिंग मैंने करवाई है ये बुक माई बोट के थ्रू कराई है। अंडमान की मतलब ये बहुत ही सही ऑथराइज वेबसाइट है जहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं कहीं की भी। मतलब यहाँ पे कोई भी बोटिंग वगैरह की जो भी करवानी हो बुकिंग ना, आप बुक माई बोट से करवाएं। बहुत सही वेबसाइट है, सारी आपकी यहाँ पर जो भी जर्नी है ना ईज़िली हो जाएगी, और ऑनलाइन सारा मतलब ऑथराइज प्लेटफॉर्म है, तो टिकट्स वगैरह भी आपको जेन्युइन प्राइस में मिल जाती है। चलते हैं। अंडमान की ट्रिप में इन क्रूज में सीट अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू होता है, तो हमेशा आप एडवांस में बुक करके रखें। हैवलॉक से नील आइलैंड तक भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही फेरी चलती है, और ये लगभग 1 घंटे में ही आपको नील आइलैंड पर पहुंचा देती है। आप चाहें तो गवर्नमेंट फेरी से भी ये पूरी जर्नी कर सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक की या फिर नील तक की भी। तो उसके लिए आपको वहीं पर जेट्टी पर जाना पड़ता है और टिकट लेना पड़ता है, और उसकी फेरी उतनी अच्छी नहीं होती है, हालांकि वो सस्ता होता है टिकट इसके कंपैरिजन, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता है। मैं पहले भी ट्रैवल किया हूँ, उसका टिकट लेना ही काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप आएँ तो प्राइवेट वाली बुक करके आएँ। थोड़ा पैसे ज़रूर लगेंगे, बट ट्रिप पे आए हो तो अच्छी रहनी चाहिए आपकी ट्रिप, कंफर्टेबल। पैसे तो थोड़े बहुत ऊपर लगेंगे पर मज़ा आएगा इसमें। नील आइलैंड को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जेट्टी के बाहर आपको टैक्सी और स्कूटी रेंटल ऑप्शन सेम हैवलॉक वाले प्राइस में ही मिल जाते हैं। वहीं पैकेज बुक किए हैं तो रिप्रेजेंटेटिव आपके वेलकम के लिए आ जाते हैं। नील आइलैंड पर बेसिकली 4 मेन बीचेस हैं। पहला भरतपुर बीच जो जेट्टी के बिल्कुल करीब है, और नील आइलैंड की सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी इसी बीच पर होती है। होटल में चेक इन के बाद आप सबसे पहले यहीं पर जाएं। दूसरा बीच लक्ष्मणपुर वन बीच है जो इवनिंग में सनसेट के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा सीतापुर बीच जो सनराइज के लिए जाना जाता है, जो अगली मॉर्निंग आप जाएंगे। और चौथा रामनगर बीच जो बिल्कुल क्राउड से दूर है, लेकिन दोपहर में लगभग 3:30 बजे आपको यहाँ के नेचुरल ब्रिज पर जाना चाहिए, जिसे लक्ष्मणपुर 2 बीच के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ लो टाइड में लिविंग अंडर वाटर सी क्रिएचर्स देख सकते हैं, तो हाई टाइड में ये खूबसूरत व्यूज। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि ऐसे टाइम में आए जब ये मौसम भी अच्छा हो, मतलब ऐसे रहे और व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो आप, क्या शानदार दिख रहा है ये। लेकिन नील आइलैंड में सबसे बड़ा अट्रैक्शन था मेरे रिजॉर्ट में पूल में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस, जो अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसकी बुकिंग के लिए आप महाराजा ट्रैवल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली नील आइलैंड उनके लिए है जो क्राउड से दूर शांत और स्लो ट्रैवल करना चाहते हैं, और सही मायने में ये आपको हैवलॉक से काफ़ी खूबसूरत आइलैंड भी लगेगा, इसलिए यहाँ का प्लान आप ज़रूर करना। नेक्स्ट मॉर्निंग आप यहाँ से वापस 10:45 की नॉटिका क्रूज पकड़कर वापस पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं, जो 12 बजे आपको पोर्ट ब्लेयर पहुँचा देगी। इस दिन आप यहाँ पर कॉर्बिन्स कोव बीच पर जाकर कुछ समय बिता सकते हैं, और चिड़िया टापू नाम की जगह पर भी जा सकते हैं, जो सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मौसम बहुत ही शानदार सा हो चुका है, यहाँ पर पूरे बादल आ चुके हैं, धूप से राहत मिल चुकी है। तो अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ ये है यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स नहीं होता है, बट यहाँ से बोट जाती है नॉर्थ बे के लिए और रॉस आइलैंड के लिए। तो नॉर्थ बे में सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या होती है, कैसे होती है, सब मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, और रॉस आइलैंड भी ले जाऊँगा। ये आप देखो पीछे जो आइलैंड एक दिख रहा है आपको, वही है रॉस आइलैंड। देखते हैं कितना समय लगता है, क्या खर्चा लगता है, सब जानेंगे। रॉस आइलैंड तक जाने के लिए आप सुबह 9 बजे ही वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंच जाएं, और चाहे तो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट से इस स्पीड बोट की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर क्यू से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन bookmyboat.com से भी ये बुकिंग हो जाती है, और बुकिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन प्राइस सेम ही लगता है।
इवन कूपन होने पर कई बार ऑनलाइन आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। अंडमान की पुरानी कैपिटल रॉस आइलैंड ही हुआ करती थी और बोट से यहाँ तक पहुँचने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। लाइफ में अंडमान में 2 बार पहले आ चुका हूँ और रॉस आइलैंड भी आया हूँ, लेकिन ये नज़ारा कभी भी नहीं देखा था और शायद आप भी यहाँ पे आए होगे तो नहीं देखे होगे। ये देखो भाई साहब, इतने सारे डियर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एक्चुअली हम लोग एकदम लास्ट में इस बार आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट इस टाइम टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो ये इस टाइम कुछ फीडिंग वीडिंग चल रही है इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। भाई साहब इतने तो मैंने ज़ू में भी एक साथ नहीं देखे हैं कहीं। क्या ज़बरदस्त सीन है। रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है और जब ये अंडमान की कैपिटल हुआ करती थी तो यहीं पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, इलेक्ट्रिसिटी हाउस, पानी को पीने लायक बनाने के लिए प्लांट्स, चर्च और काफी कुछ यहां पर देखने को मिलता है, जिसकी टूटी हुई दीवारों को पेड़ों की जड़ों में जकड़े हुए देखना बड़ा ही लाजवाब एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो यहाँ आप बैटरी कार का यूज करके घूमें, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए भी 1 घंटे ही मिलते हैं और इसके बाद आप यहाँ से नॉर्थ बे के लिए जाते हैं जहाँ सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। हालांकि हैवलॉक के एलिफेंट बीच के कंपैरिजन में यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा होता है और एक्सपीरियंस भी उससे थोड़ा कम अच्छा होता है, लेकिन प्राइस दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम है। वहीं स्कूबा के लिए हैवलॉक सबसे बेहतर ऑप्शन है। पूरी ट्रिप में मैक्सिमम यूज स्लीपर्स का ही होता है क्योंकि ज्यादातर वाटर एक्टिविटी या बोट राइड ही होती है, लेकिन स्लीपर्स से भी अच्छे क्रॉक्स होते हैं क्योंकि ये आपके पैरों में टिके रहते हैं। वहीं शूज पहनना अवॉइड ही करें। प्योर वेज रेस्टोरेंट पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील में अवेलेबल है, तो प्योर वेजिटेरियंस के लिए कोई खास इशू नहीं आएगा, लेकिन अपने साथ कुछ स्नैक्स, जूस, बिस्कुट जैसी चीज जरूर रख लें। अंडमान काफी सेफ प्लेस है और लोग भी फ्रेंडली हैं, तो यहाँ घूमने फिरने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हैवलॉक और नील की मार्केट 7 बजे से ही क्लोज होना स्टार्ट हो जाती है, तो जरूरत की चीजें पहले ही बाई कर लें। हालांकि रेस्टोरेंट्स देर तक ओपन रहते हैं। अंडमान में जॉली बॉय नाम का आइलैंड भी काफी पॉपुलर हो रहा है और जो कि नवंबर से मार्च के बीच 3 से 4 महीने के लिए ही टूरिस्ट के लिए ओपन होता है और इसकी भी डे ट्रिप आप चाहे तो प्लान कर सकते हैं, जहां आप कोरल्स और क्लीन वाटर और वाइट सैंड बीच के लिए जा सकते हैं। अंडमान की आइटनरी समझना बेहद आसान है और यहाँ के लिए आपके पास 6 दिन होने चाहिए। डे 1 में आप सेलुलर जेल और मरीना पार्क कवर करेंगे। डे 2 में अर्ली मॉर्निंग पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड के लिए जाएंगे और एलिफेंट बीच कवर करने के बाद राधानगर बीच पर सनसेट एंजॉय करेंगे। डे 3 में आप अर्ली मॉर्निंग में हैवलॉक में ही काला पत्थर बीच जाएंगे और सुबह 9 बजे हैवलॉक से नील आइलैंड के लिए निकलेंगे। नील आइलैंड पहुंचने के बाद भरतपुर बीच जाएंगे और कुछ वाटर स्पोर्ट्स करना है तो यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद 3 बजे के करीब नेचुरल ब्रिज देखेंगे और इवनिंग में सनसेट के लिए लक्ष्मणपुर 1 बीच पर जाएंगे। डे 4 में आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने के लिए सीतापुर बीच जाएंगे और ब्रेकफास्ट के बाद 10 बजे के करीब नील से पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ इवनिंग में चिड़िया टापू के लिए जा सकते हैं। डे 5 में आप मॉर्निंग 9 बजे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे की ट्रिप करेंगे। नॉर्थ बे में चाहे तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, वहीं इवनिंग में कॉर्बिन्स कोव बीच जा सकते हैं। डे 6 में आप वापस फ्लाइट से अपने घर के लिए उड़ान भर सकते हैं। अंडमान की ट्रिप आप कस्टमाइज प्लान भी कर सकते हैं और खुद से फ्लाइट, होटल बुक करने के बाद बुक माई बोर्ड से आइलैंड ट्रांसफर के लिए क्रूज बुक कर सकते हैं। इसके बाद आइलैंड पर स्कूटी रेंट करके घूम सकते हैं।
लेकिन कंफर्ट प्रेफर करते हैं और अलग अलग बुकिंग्स नहीं करना चाहते हैं तो पैकेज में घूम सकते हैं, जिसके लिए आप अंडमान की लोकल ट्रैवल एजेंसी महाराजा ट्रैवल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। पैकेज में होटल, ब्रेकफास्ट, डिनर, आइलैंड ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो जाता है। हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग पैकेज कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। अंडमान का मैं आपको नॉर्मल बजट भी बताऊंगा और चीप बजट भी बताऊंगा। पहले जानते हैं नॉर्मल बजट। होटल की प्राइस यहाँ अलग अलग आइलैंड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है और एवरेज पूरी ट्रिप के दौरान एक पर्सन पर लगभग 6,000 रुपए तक खर्च आएगा। मील्स का 5,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन का स्कूटी और टैक्सी का मिला के 2,000, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर क्रूज का ओवरऑल 5,000। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स, सी वॉक या स्कूबा जैसी एक्टिविटी पर 3 से 4,000 और कुछ अदर एक्टिविटीज के साथ टोटल 7,000 रुपए लगेंगे। मतलब टोटल 25,000 में आप अच्छे से अंडमान घूम लेंगे। लेकिन मेन खर्च फ्लाइट का होगा, जो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर रहते हैं। यानी कि 12 से 20,000 का खर्च इसमें और भी ऐड हो सकता है। मतलब एक पर्सन पर 40 से 45,000 रुपए का अंडमान की ट्रिप में खर्च आ सकता है। लेकिन बिल्कुल बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो ऑफर में कोलकाता या चेन्नई से फ्लाइट लें, गवर्नमेंट फेरी बुक करें, स्कूटी से घूमें और एक्टिविटीज पर कम खर्च करने के साथ सस्ते होटल लें। तो इस तरह से 25,000 में भी फ्लाइट के साथ ये ट्रिप हो सकती है। लेकिन कपल या फैमिली के लिए इस तरह से ट्रिप करने की मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा। हाँ, सोलो ट्रैवलर्स इस तरह से प्लान जरूर कर सकते हैं। अंडमान का ज्यादातर लोग पैकेज ही लेते हैं क्योंकि कस्टमाइज बुकिंग के आसपास ही इसका खर्च आता है, इसलिए भी यहाँ पैकेज लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे अंडमान में ट्राइबल्स को देखने के लिए टूरिस्ट बारातांग की डे ट्रिप पर भी जाते हैं और ऑफ बीट के लिए डिगलीपुर, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड, बैरन आइलैंड, लिटिल अंडमान, गिटार आइलैंड और लालाजी बीच जैसी जगहें भी यहाँ पर हैं। और इन सभी जगहों की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।